तो दोस्तों कॉन्क्लेव नाम की एक हॉरर मूवी 2000 है जो उसकी एक हॉरर थ्रिलर मूवी हमें देखने को मिली है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है और लगभग 70 से 80% की रेटिंग है 100 में से, जो कि मूवी को एक तरह से बढ़िया बताने के लिए काफ़ी है। बाकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले, इसका रिव्यू, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, सारी कुछ जानकारी मूवी से रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कॉन्क्लेव 2024 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एडवर्ड बर्जर ने किया है और पीटर स्ट्रॉगन ने लिखा है। यह रॉबर्ट हैरिस के 2016 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में राल्फ फिएनेस, स्टेनली टुकी, जॉन लिथगो, सर्जियो कैस्टेलिटो और इसाबेला रोसेलिनी ने अभिनय किया है। फिल्म में कार्डिनल थॉमस लॉरेंस फिएनेस अगले पोप का चुनाव करने के लिए एक पोप कॉन्क्लेव का आयोजन करता है और खुद को प्रत्येक उम्मीदवार के रहस्यों और घोटालों की जांच करते हुए पाता है। कॉन्क्लेव का प्रीमियर 30 अगस्त 2024 को 51वें टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इसे 25 अक्टूबर 2024 को फोकस फीचर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और 29 नवंबर को ब्लैक बियर यूके द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया जाना है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें अभिनय और सिनेमेटोग्राफी की विशेष प्रशंसा की गई। कथानक: पोप की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु के बाद कार्डिनल्स कॉलेज कार्डिनल डीन थॉमस लॉरेंस के नेतृत्व में नए पोप को चुनने के लिए एक पापल कॉन्क्लेव के लिए एकांत में इकट्ठा होता है। कॉलेज काबुल के आर्कबिशप बेनिटेज से मिलकर आश्चर्यचकित होता है, जो बताते हैं कि दिवंगत पोप ने गुप्त रूप से उन्हें कार्डिनल बनाया था। पोप के लिए 4 मुख्य उम्मीदवार हैं: बेलिनी, दिवंगत पोप की तरह एक उदारवादी; अरेयमी, सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचारों वाले एक आर्थिक प्रगतिवादी; त्रेम्बले, एक मुख्यधारा के रूढ़िवादी; और टेडेस्को, एक प्रतिक्रियावादी परंपरावादी जो द्वितीय वेटिकन परिषद के कुछ हिस्सों को उलटना चाहता है। बेलिनी और लॉरेंस चर्च की उदारवादी शाखा के 2 नेता हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी यह नौकरी नहीं चाहता है। लॉरेंस ने पहले मतदान से पहले लॉरेंस कार्डिनल्स को संदेह और अनिश्चितता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भाषण देते हैं, जिसे कुछ कार्डिनल्स एक अभियान भाषण के रूप में देखते हैं। लॉरेंस कार्डिनल बेनिटेज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि स्विट्जरलैंड में उनकी एक चिकित्सा नियुक्ति थी जिसे रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा दिवंगत पोप के विश्वासपात्र ने लॉरेंस को बताया कि पोप ने मरने से पहले ट्रेम्बले के इस्तीफे की मांग की थी। ट्रेम्बले ने इससे इनकार किया और एक प्रत्यक्षदर्शी को पेश किया, जिसने ट्रेम्बले का बचाव किया, लेकिन एक रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसे वापस ले लिया गया था। पहले मतदान के बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत के करीब नहीं है। हालांकि एडेमी को थोड़ी बढ़त हासिल है और बेलिनी और लॉरेंस ने उदारवादी वोट को विभाजित कर दिया है। एकता उम्मीदवार के बिना उदारवादी बेलिनी के विरोध के बावजूद एडेमी के पीछे एकजुट हो जाते हैं, जो एडेमी के समलैंगिकता विरोध को तुच्छ समझते हैं। बेलिनी ने लॉरेंस पर गुप्त रूप से खुद के लिए पोप का पद जीतने की कोशिश करने का आरोप लगाया, एक आरोप जिसे लॉरेंस ने नकार दिया। जैसे जैसे मतदान जारी रहता है, कॉन्क्लेव के लिए घरेलू कार्यों को संभालने वाली नाइजीरिया की एक नन कार्डिनल्स के भोजनालय में अरेमी से भिड़कर हलचल मचा देती है। वह लॉरेंस के सामने कबूल करती है कि जब वह 19 साल की थी और अरेमी 30 साल के थे, तब उनका और अरेमी का एक बेटा था। लॉरेंस अरेमी से भिड़ती है, जो कहानी की पुष्टि करता है। हालांकि लॉरेंस रहस्य को बनाए रखने के लिए बाध्य है, लेकिन भोजनालय में अपरिहार्य टकराव से कानाफूसी अभियान शुरू हो जाता है, जो अरेमी की उम्मीदवारी को पटरी से उतार देता है। अरेमी को एक साजिश का संदेह होता है, क्योंकि नन ने कॉन्क्लेव में आने से पहले कभी नाइजीरिया नहीं छोड़ा था। मुख्य नन, सिस्टर एग्नेस, लॉरेंस को सूचित करती है कि ट्रेम्बले ने नन को नाइजीरिया से वेटिकन स्थानांतरित कर दिया है। लॉरेंस दिवंगत पोप के अपार्टमेंट में घुसती है,
लॉरेंस और एग्नेस कार्डिनल्स को ट्रेम्बले की रिश्वतखोरी का खुलासा करते हैं, जिससे ट्रेम्बले की उम्मीदवारी नष्ट हो जाती है। इसके बाद बेलिनी लॉरेंस से माफी मांगती है और बताती है कि लॉरेंस और टेडेस्को अब केवल प्रमुख उम्मीदवार बचे हैं। 5वें मतदान के दौरान एक आत्मघाती हमलावर वेटिकन पर हमला करता है, जिससे बाहर भीड़ में कई लोग मारे जाते हैं और सिस्टिन चैपल को नुकसान पहुंचता है। टेडेस्को इस्लामवादियों को दोषी ठहराकर और चर्च से इस्लाम के खिलाफ युद्ध लड़ने का आह्वान करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमले का उपयोग करने का प्रयास करता है। बेनिटेज ने जवाब दिया कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांगो, बगदाद और काबुल में अपने कार्यकाल के दौरान युद्ध की वास्तविक कीमत देखी है। कार्डिनल्स ने छठे मतपत्र पर बेनिटेज को पोप के रूप में चुना। बेनिटेज के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले लॉरेंस को बताया गया कि दिवंगत पोप ने बेनिटेज की रद्द की गई चिकित्सा यात्रा का भुगतान किया था और यह एक लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी के लिए था। ऐसी खबर जो सार्वजनिक होने पर बेनिटेज को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती थी। वह बेनिटेज से भिड़ जाता है, जो बताता है कि उसे तब तक नहीं पता था कि वह अलग है, जब तक कि वह एक वयस्क के रूप में अपेंडेक्टोमी नहीं करवा लेता और सर्जन को पता नहीं चलता कि उसके पास गर्भाशय है। वह इंटरसेक्स है। जन्म के समय उसे पुरुष माना जाता है और उसके पास एक लिंग, गर्भाशय और अंडाशय है। बेनिटेज ने अपने महिला अंगों को रखने का फैसला किया, क्योंकि मैं वैसा ही हूं जैसा भगवान ने मुझे बनाया है। लॉरेंस बेनिटेज के रहस्य को छिपाता है और अपनी छात्रावास की खिड़की से बाहर देखता है, क्योंकि भीड़ बेनिटेज के पोप इनोसेंट 14 के रूप में चुने जाने पर जयकार करती है। कैथोलिक ओएसवी न्यूज के जॉन मुल्डरिग ने कहा कि कॉन्क्लेव में चर्च के भीतर प्रतिद्वंद्वी दृष्टिकोणों को एक व्यापक ब्रश के साथ व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है और डेक को उन लोगों के पक्ष में अनुमानित रूप से हेर किया गया है जो परिवर्तन की वकालत करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चर्च के पंथों के लिए प्रतिबद्ध सभी फिल्म देखने वाले इस गंभीर, दृश्यात्मक रूप से आकर्षक लेकिन जोड़तोड़ करने वाले और कभी-कभी सनसनीखेज उत्पादन को सावधानी से देखना चाहेंगे। 4 लॉस एंजल्स के आर्चडायोसिस की एंजेलस पत्रिका ने कई अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म को खारिज कर दिया, यह लिखते हुए कि यह समस्या यह नहीं है कि यह कैथोलिक चर्च के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरा है। समस्या यह है कि यह बिल्कुल खराब है। महत्वपूर्ण क्षण में बेनिटेज एक भाषण देता है जो इतना अधिक बकवास है कि इसे चैटजीपीटी द्वारा लिखा जा सकता था। 37 दूसरी ओर प्रगतिशील नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे नम्रता, विनम्रता और उत्सुकता से संदेह की विशेषता वाले एक नए आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए एक सम्मोहक और चर्चीय आह्वान कहा। 38 ईसाई धर्म टुडे एक इंजील प्रकाशन की केट लकी ने फिल्म को भव्य और रोमांचकारी कहा और कहा कि हालांकि फिल्म सूक्ष्म रूप से प्रगतिशील विश्वासों को आगे बढ़ाती है, यह सभी वैचारिक धारणाओं के कार्डिनल्स को कमतर आंकने का समान अवसर देती है। 39 बिशप रॉबर्ट बैरन ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की, अभी कॉन्क्लेव देखा। यदि आप कैथोलिक चर्च के बारे में एक ऐसी फिल्म में रुचि रखते हैं जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड द्वारा लिखा जा सकता था, तो यह आपकी फिल्म है। चर्च का पदानुक्रम महत्वाकांक्षा, भ्रष्टाचार और हताश अहंकार का अड्डा है, रूढ़िवादी जेनोफोबिक चरमपंथी है और उदारवादी आत्ममहत्वपूर्ण योजनाकार है। कोई भी इस अपूरणीय स्थिति से बच नहीं सकता है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका विविधता, समावेश, सिद्धांत के प्रति उदासीनता के प्रगतिशील चर्चा शब्दों को अपनाना है और अंतिम समाधान एक पुण्य संकेत कार्डिनल है जो इनोसेंट का पोप नाम लेता है और जो एक जैविक महिला है। चूंकि यह व्यावहारिक रूप से हर वोक बॉक्स को पूरा करता है, मुझे यकीन है कि यह बहुत सारे पुरस्कार जीतेगा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके इससे दूर भागें। 40 पुरस्कार समारोह की तारीख, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। सैन सेबेस्टियन,
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 सितंबर 2024 सुनहरा सीप निर्वाचिका सभा मनोनीत 41 मिल वैली फिल्म फेस्टिवल 16 अक्टूबर 2024 दर्शकों की कुल पसंदीदा जीत गया 42 कैमेरीमेज 23 नवंबर 2024 सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए गोल्डन फ्रॉग स्टीफन फॉन्टेन लंबित 43 सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 फरवरी 2025 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार राल्फ फिएनेस जीत गया 44 नोट्स वर्तमान कैनन कानून के तहत कार्डिनल बेनिटेज के लिए कॉन्क्लेव में भाग लेना अवैध होता क्योंकि पेक्टोर में नियुक्तियां पोप की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है जब तक कि पोप सार्वजनिक रूप से नियुक्ति की घोषणा न करें। उपन्यास में बेनिटेज की उपस्थिति को कैनन कानून में हाल ही में हुए बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन फिल्म में इस बदलाव का उल्लेख नहीं किया गया है। 4. कैथोलिक चर्च में कार्डिनल शीर्षक धारक के पहले और अंतिम नाम के बीच में आता है। 5. यह भी देखे राल्फ फिएनेस, थॉमस कार्डिनल, बी लॉरेंस, एक ब्रिटिश उदारवादी और कार्डिनल्स कॉलेज के डीन। स्टेनली टुकी ने एल्डो कार्डिनल बेलिनी की भूमिका निभाई है, जो एक अमेरिकी उदारवादी है। शुरुआती पसंदीदा होने के बावजूद बेलिनी का चुनाव जीतने में विफल होना 2005 के पोप सम्मेलन के दौरान कार्लो मारिया मार्टिनी के अनुभवों पर आधारित है। 6. जॉन लिथगो, जोसेफ कार्डिनल ट्रेम्बले, एक कनाडाई रूढ़िवादी। गोफ्रेडो कार्डिनल टेडेस्को, एक इतालवी परंपरावादी के रूप में सर्जियो कैस्टेलिटो। इसाबेला रोसेलिनी, सिस्टर एग्नेस के रूप में कार्डिनल्स की मुख्य कैटरर और हाउसकीपर। लुसियान मस्माटी, जोशुआ कार्डिनल अरेमी के रूप में एक नाइजीरियाई सामाजिक रूढ़िवादी और आर्थिक प्रगतिशील। कार्लोस डायहज ने विंसेंट कार्डिनल बेनिटेज की भूमिका निभाई है, जो अफगानिस्तान में काम करने वाला एक अल्पज्ञात आर्कबिशप है। उपन्यास में बेनिटेज फिलिपिनो है और बगदाद में काम करता है। 7. ब्रायन एफ. ओबर्न, मॉन्सिग्नर रेमंड ओमेली, लॉरेंस के सहायक और विपक्षी शोधकर्ता। मेराब निनीदेज, कार्डिनल सब्बाडिन के रूप में। थॉमस लोइबल, डी. आर्कबिशप मैंडोर्फ के रूप में। जैक कोमन, आर्कबिशप वोजनियाक के रूप में पोप परिवार के प्रीफेक्ट और दिवंगत पोप के विश्वासपात्र। लोरिस लोदी, यह कार्डिनल विलानुएवा के रूप में। उत्पादन मई 2022 में यह घोषणा की गई कि एडवर्ड बर्जर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राल्फ फिएनेस, जॉन लिथगो, स्टेनली टुकी और इसाबेला रोसेलिनी अभिनय करने वाले हैं। 8 जनवरी 2023 में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की गई क्योंकि रोम में उत्पादन शुरू हुआ था। 9 फिल्मांकन सिनेसिटा में भी हुआ। 10 फिल्मांकन मार्च में संपन्न हुआ। 11 सेट डिजाइनरों ने सिस्टिन चैपल की नकल करने के लिए बहुत सावधानी बरती, हालांकि उन्होंने डोमस सेंक्टे मार्थे के साथ कुछ कलात्मक लाइसेंस लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि असली संस्करण काफी नीरस था। इसलिए उन्होंने नाटकीय तनाव को बढ़ाने के लिए अपने सेट को अधिक जेल जैसा बना दिया। कॉस्ट्यूम डिजाइनरों ने अपने शोध के हिस्से के रूप में गामरेली, टिरेली कॉस्ट्यूमी और रोम के कई संग्रहालयों का दौरा किया। कार्डिनल्स की लाल पोशाक के लिए ग्राहक डिजाइनर लिसी क्रिस्टल ने आधुनिक समय के बजाय 17वीं सदी के कार्डिनल वस्त्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग को चुना। उनका मानना था कि यह हमारी आंखों के लिए कहीं अधिक सुंदर और कहीं अधिक आसान है। 12 मुक्त करना अगस्त 2022 में ब्लैक बियर पिक्चर्स की नवस्थापित ब्रिटिश वितरण शाखा ने फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट से फिल्म के यूके वितरण अधिकार हासिल किए, जो यूनाइटेड किंगडम में इसके पहले अधिग्रहण और पहली रिलीज में से एक था। ब्लैक बियर की कंपनी एलिवेशन पिक्चर्स कनाडाई वितरक के रूप में भी काम करती है। 13 स्टीवन रेल्स ने कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया, अपनी प्रोडक्शन कंपनी इंडियन पेंटब्रश के माध्यम से फिल्म का सहवित्तपोषण किया। 14 नवंबर 2023 में फोकस फीचर्स ने फिल्म के लिए यूएस वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 15 जुलाई 2024 में
कॉन्क्लेव को 8 सितंबर 2024 को निर्धारित 2024 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए विशेष प्रस्तुतियां अनुभाग के भाग के रूप में घोषित किया गया था। 16-17 फिल्म को बाद में टेलुराइड फिल्म महोत्सव के लिए लाइनअप के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा, जहां इसका विश्व प्रीमियर होगा। 18 वेनिस फिल्म फेस्टिवल के निर्देशक अल्बर्टो बारबेरा ने बताया कि फिल्म वेनिस में क्यों नहीं चली। मुझे नहीं लगा कि यह वेनिस के लिए एक प्रतियोगिता फिल्म थी, लेकिन मैंने इसे प्रतियोगिता से बाहर आमंत्रित किया। हमने इसे यहाँ और टेलुराइड में चलाने के लिए समय निकालने की कोशिश की, जो वे भी चाहते थे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। 20 पहले इसे अगले सप्ताह व्यापक रूप से खोलने से पहले 1 नवंबर को एक सीमित नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 21 इसे यूनाइटेड किंगडम में 29 नवंबर को रिलीज किया जाना है। 1 स्वागत बॉक्स ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कॉन्क्लेव को वेनम द लास्ट डांस के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 1753 सिनेमाघरों से 4-6 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन $2.5 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $5 लाख शामिल थे। यह $6.6 मिलियन की शुरुआत में तीसरे स्थान पर रहा। 22 इसके 77% दर्शक 35 वर्ष से अधिक उम्र के थे, जबकि 67% कोकेशियान थे। 23 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 193 आलोचकों की 92% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 8/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, राल्फ फिएनेस के बेदाग निष्पादन और करियर हाइलाइट काम के साथ पोप पल्प को आगे बढ़ाते हुए कॉन्क्लेव उन दर्शकों के लिए एक वरदान है जो बुद्धिमान मनोरंजन चाहते हैं। 24 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 43 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 79 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 25 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 84% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 62% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 23 फिल्म की छायांकन को प्रशंसा मिली। 26, 27, 28 फिल्म के कलाकारों की भी प्रशंसा की गई। 28, 26 जिसमें फिएनेस और कैस्टेलिटो के अभिनय को विशेष प्रशंसा मिली। 27, 29, 30, 31 कथानक को कुछ आलोचना मिली। 32 लॉस एंजल्स टाइम्स की केटी वॉल्श ने इसे एक बहुत ही पतला और मूर्खतापूर्ण रहस्य, जो ऐसा लगता है कि यह वास्तव में जितना है उससे कहीं अधिक गहरा है। 33 इंडीवायर के डेविड एयरलिच इस बात से सहमत थे कि फिल्म बहुत मूर्खतापूर्ण थी, लेकिन शानदार ढंग से मंचित थी। भले ही फिल्म अपने स्वयं के नाटकीय आयात के बारे में कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हो। 30 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने फिल्म के पीछा, छल और चोरी के स्वादिष्ट चित्रण की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि चरमोत्कर्ष आत्मघाती बम विस्फोट, कौन जानता है कि कब से एक विशाल विस्फोट का सबसे बेशर्म संयोग था। 34 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने कहा कि फिल्म ने कॉन्क्लेव प्रक्रिया की गंभीरता और इसकी हास्यास्पदता दोनों को सही रंग से चित्रित किया है, और सोचा कि फिल्म मनोरंजन के क्षेत्र में अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखते हुए प्रतिष्ठा की महानता के साथ उंगलियों को छूती है। 35 न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने उल्लेख किया कि कैथोलिक चर्च के प्रति फिल्म का रुख हॉलीवुड के अपने फिल्म उद्योग के प्रति रुख को दर्शाता है, हल्का फुल्का निंदक, आत्म प्रशंसा करने वाला और अंतः मिथक भड़काने वाला। 29 आलोचकों ने बेनिटेज के यौन अंगों के बारे में अंतिम मोड़ पर असहमति जताई। लॉसन ने इसे लापरवाह और अपर्याप्त रूप से सोचा हुआ कहा। 35 जबकि वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने इसे वर्षों में सबसे संतोषजनक मोड़ों में से एक
एक हेल मैरी कहा जो आश्चर्यचकित करता है और किसी के विश्वास को बहाल करता है, शायद हर किसी का नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मोहभंग वाले लोगों का। एडवर्ड बर्जर, जन्म 1970, एक पश्चिमी जर्मनी में जन्मे ऑस्ट्रियाई, एक और स्विस, दो निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्होंने जर्मन फिल्मों जैक 2014, ऑल माई लविंग 2019 और ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 2022 का निर्देशन किया है। बाद के लिए बर्जर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए 3 बाफ्टा पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एडवर्ड बर्जर ने वोल्फ्सबर्ग में थियोडोर ह्यूस जिम्नेजियम से स्नातक किया। 3 पश्चिम जर्मनी में जन्मे। 4 उनके पास स्विस नागरिकता है क्योंकि उनकी मां स्विट्जरलैंड से थीं। 4 और उनके पिता के माध्यम से ऑस्ट्रियाई नागरिकता थी। उन्होंने 1990 से 1991 तक होचसचुलेफर बिल्डेंडे कुंस्टे ब्राउनश्वेग में भाग लिया और फिर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने 1994 में निर्देशन में अपनी पढ़ाई पूरी की। 5 एनवायू में उन्होंने कई लघु फिल्में बनाईं, जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में दिखाया गया। आजीविका। बर्जर ने अपना पहला कार्य अनुभव यूएस की स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी गुड मशीन में प्राप्त किया, जहां उन्होंने एंग ली और टॉड हेन्स की फिल्मों पर काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटेट डेर कुंस्टे बर्लिन 6 और एचएफएफ पोट्सरैम में व्याख्यान दिए और कार्यशालाएं आयोजित की। बर्जर 1997 से बर्लिन में रह रहे हैं। उनकी अपनी पटकथा पर आधारित पहली फीचर फिल्म गोमेज थी। उन्होंने टेलीविजन सीरीज केडीडी क्रिमिनल डाइजेस्ट के एपिसोड के लिए पटकथा लेखक और निर्देशक के रूप में भी काम किया। टेलीविजन प्रस्तुतियों के अलावा, जिसके लिए वे अक्सर पटकथाएं लिखते थे, उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया है। 2012 में उनकी फिल्म ए गुड समर डी को ग्रिमेप्री से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म जैक को बर्लिनले 2014 में आधिकारिक प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 2015 के जर्मन फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2014 से बर्जर ने 8 भाग की टेलीविजन श्रृंखला ड्यूटशलैंड 83 का निर्देशन किया है, जिसके लिए उन्होंने 2015 बर्लिनले में प्रीमियर करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय एमी जीता। 2022 में बर्जर ने ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट लिखा और निर्देशित किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता, जबकि सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। फिल्म ने कुल 4 अकादमी पुरस्कार और 7 बाफ्टा जीते। उनमें से सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार, जिससे यह अब तक की सबसे सफल विदेशी भाषा की फिल्म बन गई। एडवर्ड बर्जर ने सेप्टिमियस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय फिल्म जीती। 7-8 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता। 1998 गोमेज, कोपफ ओडर जाहल हाहा नहीं। 2001 महिला, 2 सुखद अंत चाहती है, हाहा नहीं। 2014 जैक, हाहा नहीं। 2019 मेरे सभी प्यारे, हाहा नहीं। 2022 पश्चिमी मोर्चे पर कोई बातचीत नहीं, हाहा हा। 2024 निर्वाचिका सभा, हा नहीं नहीं। टीबीए, एक छोटे खिलाड़ी की गाथा, हा नहीं हा। टेलीविजन टीवी श्रृंखला 2001, 2002 शिमांस्की 2 एपिसोड। 2004 बलोच एपिसोड श्वेस्टर्न। 2005, 2006 अंटरवेडेच 2 एपिसोड लिखे, 1 एपिसोड निर्देशित। 2006 टैटोट एपिसोड दास लेचटे रेनेन डी। 2008 केडीडी क्रिमिनल डाउडियंस्ट 3 एपिसोड के निर्देशक और 2 एपिसोड वाली पुस्तक। 2010
पुलिस 110 एपिसोड एक्वेरियस लिखा और निर्देशित। 2013 टैटोट एपिसोड वेर दास श्वेगेन ब्रिच्ड डी। 2015 जर्मनी 83। 2018 आतंक। 2018 पैट्रिक मेलरोज। 2020 माननीय प्रधानमंत्री। टीवी फिल्में 2007 विंडरलैंड। 2011 ए गुड समर डी पटकथा लेखक और निर्देशक। 2012 मॉम्स गॉट्टा गो डी निर्देशक। पुरस्कार और इनाम। पीटर स्ट्रॉगहन जन्म 1968 एक ब्रिटिश नाटककार, पटकथा लेखक और लेखक है जो इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में रहते हैं। वे न्यूकैसल की लाइव थिएटर कंपनी में लेखकिन रेजिडेंस थे। वहां रहते हुए लाइव ने अपने नाटकों बोन्स और नोयर का मंचन किया। इन दोनों नाटकों ने स्ट्रॉगहन की गहरी, पेचीदा और मजाकिया कहानियां लिखने की प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। प्रारंभिक जीवन। उनकी पहली महत्वाकांक्षा एक पेशेवर संगीतकार बनने की थी और उन्होंने न्यूकैसल स्थित बैंड द ऑनेस्ट जॉन्स के साथ बास गिटार बजाते हुए इसे हासिल किया। उन्होंने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में बैंड के साथ 4 साल तक दौरा किया और रिकॉर्डिंग की। उसके बाद न्यूकैसल विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षा लेने चले गए। जब पीटर छात्र थे तब वे कैक्टसमैन बैंड के सदस्य भी थे। पीटर ने किलर गीत लिखा जो सीडी एल्बम नॉर्थ ऑफ लंदन में दिखाई दिया, जो न्यूकैसल आर्ट्स के माध्यम से जारी नॉर्थ ईस्ट बैंड के संगीत का एक संग्रह है। एक पटकथा लेखन। स्ट्रॉगहन ने 2006 की फीचर फिल्म मिसेज रेडक्लिफ्स रिवॉल्यूशन का सहलेखन किया और टोबी यंग के संस्मरण हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड एलिनेट पीपल का रूपांतरण किया। वह 2009 की फिल्म द मैन हू स्टेयर एट गोट्स के लेखक और 2011 की फिल्म टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के सहलेखक है, जिसके लिए उन्हें रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। एक पटकथा जिसे उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी ब्रिजेट ओकॉनर के साथ मिलकर लिखा था। फिल्म रिलीज होने से पहले 2010 में 49 साल की उम्र में ओकॉनर की कैंसर से मृत्यु हो गई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा से सम्मानित किया गया। 2. उन्होंने वुल्फ हॉल को टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया। 3. 4. वुल्फ हॉल की सीरीज 2 का निर्माण 27 मई 2019 को शुरू होने की पुष्टि की गई। 5. फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक 2011 घोड़ा हाहा। फिल्म लेखक 66 2006। श्रीमती रेडक्लिफ की क्रांति 2007। दोस्तों को कैसे खोए और लोगों से दूर कैसे रहें 2008। द मैन हू स्टेयर एट गोट्स 2009। रिन 2010। टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011। फ्रैंक 2014। हमारा ब्रांड संकट में है 2015। द स्नोमैन 2017। द गोल्डफिंच 2019। कॉन्क्लेव 2024। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स 2014 प्लेहाउस प्रस्तुत करता है हाहा एपिसोड नोस्फेरातु इन लव। 2015 वुल्फ हॉल नहीं हा लघु श्रृंखला। पुरस्कार और नामांकन। वर्ष शीर्षक पुरस्कार नामांकन 2011 टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए ब्रिटिश फिल्म ब्लॉगर्स सर्किल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेफाइल सोसाइटी पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए इटली स्क्रीनप्ले पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रूपांतरित पटकथा के लिए ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए रिचर्ड एटनबरो क्षेत्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए सैन फ्रांसिस्को फिल्म क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार। नामित
सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामित। महिला फिल्म पत्रकारों का संघ सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए पुरस्कार नामित। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म पुरस्कार नामित। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार नामित। 2015 वुल्फ हॉल नामांकित लघु श्रृंखला फिल्म या नाटकीय विशेष के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। राल्फ नेथेनियल ट्विसल्टन वाई के हम फियनेस REF FANZ 2 जन्म 22 दिसंबर 1962, एक अंग्रेजी अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक है। उन्होंने 1985 में राडा रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक किया। एक शेक्सपियर व्याख्याता, फियनेस ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी में आगे की सफलता पाने से पहले रॉयल नेशनल थिएटर में मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में व्यापक रूप से जाने जाने वाले उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक बाफ्टा पुरस्कार और एक टोनी पुरस्कार, साथ ही 2 अकादमी पुरस्कार और एक एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। फियनेस ने एमिली ब्रोंटे की वुदरिंग हाइट्स 1992 में हीथक्लिफ की भूमिका निभाकर अपनी फिल्मी शुरुआत की। स्टीवन स्पीलबर्ग के नाटक शिंडलर्स लिस्ट 1993 में नाजी युद्ध अपराधी अमोन गोथ की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। द इंग्लिश पेशेंट 1996 में काउंट अल्मासी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। फियनेस क्विज शो 1994, द एंड ऑफ द अफेयर 1999, मेड इन मैनहट्टन 2002, द कॉन्स्टेंट गार्डनर 2005, इन ब्रुग्स 2008, द रीडर 2008, द हर्ट लॉकर 2009, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 2014, ए बिगर स्प्लैश 2015, हेल सीजर 2016, द किंग्स मैन 2021, द मेन्यू 2022 और कॉन्क्लेव 2024 सहित कई अन्य फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998, वालेस एंड ग्रोमिट, द कर्स ऑफ द वेयर रैबिट 2005, कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स 2016 और द लेगो बैटमैन मूवी 2017 के लिए भी आवाज दी है। फियनेस ने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज 2005 से 2011 में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की भूमिका निभाई और जेम्स बॉन्ड फिल्मों स्काईफॉल 2012, स्पेक्टर 2015 और नो टाइम टू डाई 2021 में गैरेथ मैलोरी बटा एम की भूमिका निभाई। 2011 में फियनेस ने शेक्सपियर की त्रासदी कोरियोलेनस के अपने फिल्म रूपांतरण के साथ निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शीर्षक चरित्र भी निभाया। 3 इसके बाद उन्होंने द इनविजिबल वूमन 2013 में काम किया, जहां उन्होंने चार्ल्स डिकेंस का किरदार निभाया। 1995 में उन्होंने हेमलेट के ब्रॉडवे पुनरुद्धार में प्रिंस हेमलेट की भूमिका निभाने के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टोनी पुरस्कार जीता। 1999 से फियनेस ने यूनिसेफ यूके के लिए एक राजदूत के रूप में काम किया है। फियनेस लंदन फिल्म स्कूल के मानद एसोसिएट भी है। 4 कैमरे के सामने अपने काम के लिए 2019 में उन्हें स्टेनिस्लावस्की पुरस्कार मिला। 5 प्रारंभिक जीवन। अधिक जानकारी ट्विसल्टन वाई के हम फियनेस परिवार और बैरन से और सेले। फियनेस का जन्म 22 दिसंबर 1962 को इंग्लैंड के इप्सविच में हुआ था। 6 वह किसान और फोटोग्राफर मार्क फियनेस 1933 से 2004 और लेखिका जेनिफर लैश 1938 से 1993 की सबसे बड़ी संतान है। 7 वह मॉरिस फियनेस के पोते, एल्बेरिक आर्थर ट्विसल्टन वाई के हम फियनेस के परपोते और फ्रेडरिक बेंजामिन ट्विसल्टन वाई के हम फियनेस 16वें बैरन से और सेले के परपोते हैं। 8 उनका उपनाम नॉर्मन मूल का है। 9 वह 6 बच्चों में सबसे बड़े हैं। उनके भाई बहन अभिनेता जोसेफ फियनेस है
निर्देशक मार्था फियेनेस, उन्होंने उनकी फिल्म वनगिन में शीर्षक भूमिका निभाई थी। संगीतकार मैग्नस फियेनेस, फिल्म निर्माता सोफी फियेनेस और संरक्षणवादी जैकब फियेनेस। उनके पालक भाई माइकल एमरी एक पुरातत्वविद है। उनके भतीजे हीरो फियेनेस स्टीफन ने हैरी पॉटर एंड द हाफ-ब्लड प्रिंस में युवा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट टॉम रिडल की भूमिका निभाई। 10 फियेनेस परिवार 1973 में आयरलैंड चला गया, कुछ सालों तक काउंटी कॉर्क और काउंटी किल्केनी में रहा। फियेनेस ने 1 साल तक सेंट कीरन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद न्यूटाउन स्कूल में, जो काउंटी वाटरफोर्ड में एक क्वेकर स्वतंत्र स्कूल है। वे इंग्लैंड के सेलिसबरी चले गए, जहां फियेनेस ने बिशप वर्ड्सवर्थ स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने अभिनय को अपना असली जुनून बनाने का फैसला करने से पहले चेल्सी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग का अध्ययन किया। 11 आजीविका। प्रारंभिक कार्य। फियेनेस ने 1983 और 1985 के बीच लंदन में राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण लिया। 12 उन्होंने ओपन एयर थिएटर, रीजेंट पार्क और नेशनल थिएटर में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएससी में प्रमुखता हासिल की। 9 फियेनेस ने पहली बार 1990 में स्क्रीन पर काम किया जब उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन फिल्म ए डेंजरस मैन, लॉरेंस आफ्टर अरेबिया में टी लॉरेंस के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 1992 में एमिली ब्रोंटे की वुदरिंग हाइट्स में जूलियट बिनोचे के साथ हीथक्लिफ के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। अप्रैल 2010 में उन्होंने क्लैश ऑफ द टाइटन्स में हेड्स की भूमिका निभाई, जो 1981 की इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी। 2012 में उन्होंने सैम मेंडेस द्वारा निर्देशित 23वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल में अभिनय किया। उन्होंने बाद की बॉन्ड फिल्मों में एम के रूप में डेम जूडी डेंच की जगह ली। 25 2013 में फियेनेस ने सुप्रसिद्ध फिल्म द इनविजिबल वूमन में निर्देशक और प्रमुख अभिनेता चार्ल्स डिकेंस की भूमिका में दोनों थे। 26 लंदन फिल्म फेस्टिवल में फियेनेस, अक्टूबर 2013। हालांकि उन्हें आमतौर पर एक हास्य अभिनेता के रूप में नहीं जाना जाता है, 2014 में फियेनेस ने वेस एंडरसन की कॉमेडी ड्रामा द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल में कंसियज मॉन्सियर गुस्ताव के रूप में अपने हास्यास्पद मोड़ से एक छाप छोड़ी। फियेनेस ने चरित्र के निर्माण में मदद करने के लिए लंदन के ब्राउन होटल में एक युवा कुली के रूप में अपना समय बिताया। 27 एक फिल्म समीक्षक ने कहा, अंत में यह फियेनेस है जो सबसे बड़ी छाप छोड़ता है। उनकी शैलीबद्ध, तेजतर्रार डिलीवरी, शुष्क बुद्धि और हंसमुख गाली ग्लौज फिल्म को उछालती रहती है। 28 अपने प्रदर्शन के लिए फियेनेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2015 में फियेनेस ने लुका गुआडाग्निनो की थ्रिलर ए बिगर स्प्लैश में डकोटा जॉनसन और टिल्डा स्विंटन के साथ अभिनय किया। 2016 में फियेनेस कोएन बंधुओं की कॉमेडी फिल्म हेल सीजर में दिखाई दिए, जो 1950 के दशक की हॉलीवुड में सेट है। फियेनेस ने फिल्म में एक प्रशंसित यूरोपीय फिल्म निर्देशक, काल्पनिक लॉरेंस लॉरेंटज की भूमिका निभाई है। उसी वर्ष उन्होंने स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म कुबो एंड द टू स्ट्रिंग्स में अपनी आवाज दी, जहां उन्होंने कुबो के दादा रेडेन द मून किंग की भूमिका निभाई। 2/9/2017 में उन्होंने द लेगो बैटमैन मूवी में ब्रिटिश बटलर अल्फ्रेड पेनीवर्थ की आवाज दी। 31 फियेनेस थोड़ी रूसी बोलते हैं, जिसने उन्हें फिल्म में अलेक्जेंडर पुश्किन की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। 32 उन्हें फिल्म द व्हाइट क्रो के निर्देशन के लिए टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट कलात्मक योगदान के लिए विशेष उपलब्धि पुरस्कार मिला। 2019 में फियेनेस ने टैगी अमीरानी की फीचर डॉक्यूमेंट्री कूप 53 में MI6 एजेंट नॉर्मन डार्बीशायर की भूमिका निभाई। डार्बीशायर, जिनकी 1993 में मृत्यु हो गई, 1953 के ऑपरेशन अजाक्स के सहलेखक थे, जो एक संयुक्त MI6 CIA सैन्य तख्तापलट था जिसने ईरान में लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। 33
34 2020 का दशक। मिल वैली फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर राल्फ फिएनेस। 2024 के 47वें मिल वैली फिल्म फेस्टिवल में राल्फ फिएनेस। 2020 में फिएनेस ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर अभिनीत पारिवारिक फंतासी एडवेंचर फिल्म डोलिटल में एक बाघ की आवाज दी। उसी वर्ष वह लंदन के ब्रिज थिएटर में डेविड हरे के मोनोलॉग नाटक बीट द डेविल में दिखाई दिए। 35 और फिर नाटक के 2021 फिल्म संस्करण में 36। इसके अलावा 2021 में उन्होंने ब्रिटिश ड्रामा फिल्म द डिग में कैरी मुलिगन और लिली जेम्स के साथ सफोक पुरातत्वविद बेसिल ब्राउन की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली। गार्जियन के आलोचक मार्क केरमोर ने फिएनेस के चित्रण को सराहनीय वाक्पटुता के रूप में वर्णित किया। 37 बाद में 2021 में फिएनेस लंदन के ब्रिज थिएटर में डेविड हरे के नवीनतम नाटक स्ट्रेट लाइन क्रेजी में मंच पर लौटे। नाटक में फिएनेस ने न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध शहरी योजनाकार रॉबर्ट मोसेस का किरदार निभाया है। उनके प्रदर्शन को वैरायटी के साथ शानदार समीक्षा मिली है, जिसमें कहा गया है, फिएनेस पूरी तरह से साहसी, नियंत्रित खतरा है, उनका एकाधिकार पुरुषवाद के किनारे पर है। 39 द गार्जियन की 5 सितारा समीक्षा में आलोचक मार्क लॉसन ने फिएनेस के प्रदर्शन को मनोरंजक और अभिनय विजय के रूप में वर्णित किया। 40 यह घोषणा की गई थी कि उत्पादन 2022 में अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले द शेड में ऑफ ब्रॉडवे पर अपना न्यूयॉर्क स्टेज डेब्यू करेगा। 41 2022 में फिएनेस ने मार्क माइलॉर्ड निर्देशित कॉमेडी हॉरर द मेन्यू में शेफ जूलियन स्लोविक के रूप में अभिनय किया। 42 43 44 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके अलावा 2022 में फिएनेस ने अपनी बहन, फिल्म निर्माता सोफी फिएनेस के साथ मिलकर टीएस एलियट की कविता फॉर क्वार्टेट्स के अपने उत्पादन और प्रदर्शन को स्क्रीन पर अनुवादित किया। मूल ऑनस्टेज प्रदर्शन को एक शानदार नाटकीय अनुभव। 45 और खतरे में दुनिया के बारे में एक मार्मिक वन मैन शो के रूप में वर्णित किया गया था। 46 सोफी फिएनेस की फिल्म में लेंस और स्क्रीन एक नया और भी अधिक अंतरंग परिप्रेक्ष्य लाते हैं। 47 2023 में फिएनेस ने निर्देशक वेस एंडरसन के साथ लघु फिल्म द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर 2023 में फिर से काम किया, जो रोनाल्ड डाहल की एक लघु कहानी का रूपांतरण है, जिसमें फिएनेस डाहल बटा द पुलिसमैन की भूमिका निभा रहे हैं और बेनेडिक्ट कम्बरबैच, देव पटेल और बेन किंग्सले के साथ दिखाई दिए। 48 फिएनेस ने यूके में साइमन गॉडविन के टूरिंग प्रोडक्शन के हिस्से के रूप में 2023 के अंत में मैकबेथ के रूप में मंच पर अभिनय किया। नाटक, जिसमें इंदिरा वर्मा ने लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई थी, नवंबर में लिवरपूल के द डिपो से शुरू होकर एडिनबर्ग, लंदन और वाशिंगटन डीसी में जाने से पहले सफल रहा। 49 व्यक्तिगत जीवन। फिएनेस की मुलाकात इंग्लिश अभिनेत्री एलेक्स किंगस्टन से हुई, जब वे दोनों रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में छात्र थे। 10 साल तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने 1993 में शादी कर ली और 1997 में फ्रांसेस्का एनिस के साथ उनके संबंध के बाद तलाक हो गया। 50 एनिस और फिएनेस ने 11 साल साथ रहने के बाद 7 फरवरी 2006 को अपने अलगाव की घोषणा की। 51 जिसे कटुतापूर्ण बताया गया, इस अफवाह के बाद कि उनका रोमानियाई गायिका कॉर्नेलिया क्रिसन के साथ संबंध था। 51 2007 में डार्विन से मुंबई की उड़ान पर क्वांटास फ्लाइट अटेंडेंट के साथ यौन संबंध बनाने के बाद फिएनेस का नाम घोटाले में आया था। शुरुआती इनकार के बाद यह स्थापित हो गया कि उन्होंने विमान के शौचालय में सेक्स किया था और क्वांटास द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी समाप्त कर दी गई थी। 53 इस घटना का संदर्भ ऑस्ट्रेलियाई स्केच टीवी शो कॉमेडी इंक में दिया गया था। 54 7 सितंबर 2017 को फिएनेस को सर्बियाई नागरिकता प्रदान की गई,
जिस पर सर्बियाई प्रधानमंत्री एना ब्रनबिक ने हस्ताक्षर किए। 55 वकालत और राजनीतिक विचार। फिएनेस यूनिसेफ यूके के राजदूत है और उन्होंने भारत, किर्गिस्तान, युगांडा और रोमानिया में काम किया है। 56 फिएनेस कनाडाई चैरिटी आर्टिस्ट्स अगेंस्ट रेसिज्म के सदस्य भी है। 57 1993 उनका ब्रेकआउट वर्ष था। उन्होंने जूलिया ऑर्मंड के साथ पीटर ग्रीनवे की फिल्म द बेबी ऑफ मैकॉन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसने विवाद को जन्म दिया और इसे खराब प्रतिक्रिया मिली। उस वर्ष के अंत में वह स्टीवन स्पीलबर्ग की शिंडलर्स लिस्ट में क्रूर नाजी एकाग्रता शिविर कमांडेंट अमोन गोथ की भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानेगा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। 9 गोथ के उनके चित्रण ने उन्हें AFI की शीर्ष 50 फिल्म खलनायकों की सूची में 15वें स्थान पर भी देखा। फिएनेस ने गोथ को चित्रित करने के लिए वजन बढ़ाया, लेकिन बाद में इसे कम कर लिया। 2 फिएनेस ने बाद में कहा कि भूमिका निभाने से उन पर गहरा परेशान करने वाला प्रभाव पड़ा। 15 एक बाद के साक्षात्कार में फिएनेस ने याद किया, बुराई संचयी होती है। ऐसा होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें कोई काम करना है, उन्हें कोई विचारधारा अपनानी है, उन्हें कोई जीवन जीना है, उन्हें जीवित रहना है, कोई काम करना है। यह हर दिन इंचेंज होता है, थोड़ा बहुत समझौता, खुद को यह बताने के छोटे छोटे तरीके कि आपको अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए और अचानक ये चीजें हो सकती है। मेरा मतलब है, मैं खुद निजी तौर पर यह निर्णय ले सकता था कि यह एक भयानक, दुष्ट, भयावह आदमी है, लेकिन काम उस आदमी, इंसान को चित्रित करना था। एक तरह की साधारणता, वह रोजमर्रा की बात है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण थी, और यह पटकथा में था। वास्तव में ऑस्कर शिंडलर के साथ, लियाम नीसन के साथ पहला दृश्य ऐसा था जिसमें मैं कह रहा था, आप नहीं समझते कि यह कितना कठिन है। मुझे इतने इतने मीटर कांटेदार तार और इतने सारे बार लगाने हैं, और मुझे इतने सारे लोगों को ए से बी तक ले जाना है। और आप जानते हैं, वह नौकरी की कठिनाइयों के बारे में अपनी भड़ास निकाल रहा है। 16 1994 में फिएनेस ने क्विज शो में अमेरिकी शिक्षाविद चार्ल्स वान डोरेन को चित्रित किया। 1996 में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के रोमांटिक ड्रामा द इंग्लिश पेशेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस के साथ अभिनय किया था। 9 फिएनेस के फिल्मी काम में कई प्रकार की शैलियां शामिल हैं, जिनमें थ्रिलर, स्पाइडर, स्ट्रेंज डेज, एक एनिमेटेड बाइबल महाकाव्य, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट, कैंप नॉस्टेल्जिया, द एवेंजर्स, रोमांटिक कॉमेडी, मेड इन मैनहट्टन और ऐतिहासिक ड्रामा, सनशाइन शामिल है। 1999 में फिएनेस ने वनगिन में मुख्य भूमिका निभाई, एक ऐसी फिल्म जिसके निर्माण में उन्होंने मदद भी की। उनकी बहन मार्था फिएनेस ने निर्देशन किया और भाई मैग्नस ने संगीत तैयार किया। फिएनेस ने 2002 की फिल्म रेड ड्रैगन में फ्रांसिस डोलरहाइड की भूमिका निभाई, जो द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स और हैनिबल की प्रीक्वल थी। एमिली वॉटसन द्वारा निभाई गई एक अंधी लड़की के साथ रोमांटिक रिश्ते वाले एक सहानुभूतिपूर्ण सीरियल किलर के रूप में फिएनेस के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। फिल्म समीक्षक डेविड स्टरिट ने लिखा, राल्फ फिएनेस हैनिबल लेक्टर के साथ ही पागल के रूप में डरावने रूप से अच्छे हैं। 17-2000 2003 में यूनिसेफ यूके के राजदूत के रूप में अपनी यात्रा के दौरान फिएनेस किर्गिस्तान में प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते हुए। फिएनेस ने द मिरेकल मेकर 2000 में यीशु की आवाज दी, जो यीशु के जीवन को दर्शाती एक स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म थी। 18-19 2005 में फिएनेस ने फर्नांडो मीरेल्स की द कांस्टेंट गार्डनर में रेचल वीज के साथ अभिनय किया। 9 फिल्म केन्या में सेट है। इसे किबेरा और लोयांगलानी की मलिन बस्तियों के निवासियों के साथ आंशिक रूप से फिल्माया गया था। फिल्म को विशेष रूप से फिएनेस
और वीज के अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्हें एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार नामांकन मिला। स्थिति ने कलाकारों और चालक दल को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने इन गांवों के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉन्स्टेंट गार्डनर ट्रस्ट की स्थापना की। फिएनेस चैरिटी के संरक्षक है। 20 फिएनेस शेक्सपियर स्कूल फेस्टिवल के संरक्षक भी है। यह एक चैरिटी है जो यूके भर के स्कूली बच्चों को पेशेवर थिएटरों में शेक्सपियर का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। 21 उसी वर्ष फिएनेस ने 2005 की स्टॉप मोशन एनिमेटेड कॉमेडी वालेस एंड ग्रोमिथ द कर्स ऑफ द वेयर रैबिट में लॉर्ड विक्टर क्वार्टरमैन की आवाज दी। इस भूमिका में उन्होंने एक क्रूर उच्च वर्ग के बंधुआ की भूमिका निभाई जो लेडी टोटिंगटन, हेलेना बोनहम कार्टर को प्रपोज करता है और वालेस और ग्रोमिथ से घृणा करता है। 22-23 फिएनेस, न्यूयॉर्क शहर, 2006। फिएनेस ने हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में प्रतिपक्षी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रूप में अपने चित्रण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी पहली उपस्थिति 2005 की फंतासी फिल्म हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में थी। उन्होंने श्रृंखला की 3 अन्य फिल्मों में भूमिका निभाई, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007 और हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 1 2010 और भाग 2 2011। एम्पायर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में फिएनेस ने कहा कि वोल्डेमॉर्ट का उनका चित्रण एक सहज, आंतरिक, शारीरिक चीज थी। 24 2006 में फिएनेस इयान मैकडर्मिट के साथ फेथ हीलर में मंच पर लौटे। बूथ थिएटर में ब्रॉडवे स्टेज पर स्थानांतरित होने से पहले इस पुनरुद्धार का प्रीमियर डबलिन के गेट थिएटर में हुआ था। अपने प्रदर्शन के लिए फिएनेस को एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला। 2008 में उन्होंने लगातार सहयोगी निर्देशक जोनाथन केंट के साथ काम किया। लंदन के नेशनल थिएटर में सोफोकल्स द्वारा ओडिपस द किंग में शीर्षक भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने केइरा नाइटली के साथ फिल्म द डचेस में ड्यूक ऑफ डेवनशायर की भूमिका निभाई। उन्होंने केट विंसलेट के साथ इसी नाम के उपन्यास पर आधारित द रीडर में भी नायक की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह मार्टिन मैकडोनाग की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर इन ब्रुग्स में भी दिखाई दिए, जिसमें कॉलिन फेरेल और ब्रेंडन ग्लीसन ने अभिनय किया था। फरवरी 2009 में फिएनेस बेलग्रेड के फिल्म महोत्सव फेस्ट के विशेष अतिथि थे। उन्होंने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में शेक्सपियर के कोरियोलेनस, अपने निर्देशन की पहली फिल्म, के अपने संस्करण को फिल्माया। फिएनेस 2009 में रिलीज हुई इराक युद्ध की फिल्म द हर्ट लॉकर में कैथरीन बिगेलो के साथ फिर से जुड़े। फिएनेस ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ ब्रेक्सिट छोड़ने का विरोध किया। 2016 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए जनमत संग्रह के बाद फिएनेस ने कहा, मैं दृढ़ता से यूरोप में बने रहने का पक्षधर हूं। मुझे लगता है कि यूरोप के साथ हमारा संबंध, भले ही इसकी वर्तमान स्थिति में दोषपूर्ण हो, मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य संस्कृतियों, राष्ट्रों के बीच संवादात्मक व्यापार, संस्कृति, बातचीत की बाधाओं को दूर करना था। 58 द डेली टेलीग्राफ के साथ मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में फिएनेस ने ट्रांसजेंडर लोगों पर उनकी टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिक्रिया के बाद जेके राउलिंग के प्रति सहानुभूति की पेशकश की और तर्क दिया कि मैं उनके प्रति निर्देशित कटुता को नहीं समझ सकता। मैं एक तर्क की तीव्रता को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे आरोप प्रत्यारोप का यह युग और निंदा करने की आवश्यकता तर्कहीन लगती है। मुझे लगता है कि लोगों द्वारा अपने से अलग विचारों के बारे में व्यक्त की जाने वाली घृणा का स्तर और दूसरों के प्रति भाषा की हिंसा परेशान करने वाली है। 59 अभिनय, श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख, स्क्रीन और मंच पर राल्फ फिएनेस और राल्फ फिएनेस द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। यह भी देखें, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के नामांकितों और विजेताओं की सूची। अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची। अभिनय श्रेणियों में 3 या अधिक अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची।
नोट्स: इस ब्रिटिश व्यक्ति का उपनाम ट्विस्लट नवाइके मफियनेस है, लेकिन वे उपनाम फियन्नेस से जाने जाते हैं। 1996 में टुची ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म बिग नाइट का सहलेखन और सहनिर्देशन किया। टुची ने टोनी शाल्होब के साथ अभिनय किया और अपने चचेरे भाई जोसेफ ट्रोपियानो के साथ पटकथा लिखी और दोस्त कैंपबेल स्कॉट के साथ फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे ग्रैंड जूरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। टुची और ट्रोपियानो ने फिल्म की पटकथा लिखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथम पटकथा के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड जीता। फिल्म में उनकी बहन क्रिस्टीन और उनकी मां भी थीं, जिन्होंने फिल्म के लिए एक कुकबुक लिखी थी। फिल्म में मिन्नी ड्राइवर, इसाबेला रोसेलिनी, इयान होल्म और एलिसन जेनी ने भी अभिनय किया। आलोचक रोजर एबर्ट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा, कुछ हद तक यह फिल्म टुची के लिए एक ब्रेक का प्रतिनिधित्व करती है। वह पहले भी अच्छी फिल्मों में रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम। अब यहाँ उनके प्यार का श्रम है, उनका परफेक्ट रिसोट्टो। उनमें बस वही शामिल है जो जरूरी है और कुछ नहीं। 16 उसी वर्ष टुची ने स्वतंत्र ड्रामा द डे ट्रिपर्स में भी काम किया, जिसे ग्रेग मोटोला ने लिखा और निर्देशित किया था। इस फिल्म में होप डेविस, लिव श्रेइबर और पार्कर पोसी ने भी अभिनय किया था। अगले वर्ष वह वुडी एलेन की कॉमेडी डिकंस्ट्रक्टिंग हैरी में दिखाई दिए, जिसे सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा के लिए एकेडमी पुरस्कार में नामांकन मिला। 1998 में टुची ने कॉमेडी फिल्म द इम्पोस्टर्स को लिखा, निर्देशित, सहनिर्मित और उसमें अभिनय किया। फिल्म में टुची और ओलिवर प्लैट ने अभिनय किया, जिन्होंने 1930 के दशक में संघर्ष कर रहे हास्य कलाकारों जैसे लॉरेल और हार्डी की भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर 1998 के कान फिल्म समारोह में हुआ, जहां इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। विंचेल के अपने चित्रण के लिए टुची ने लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। टुची को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकन भी मिला। 1999 में उन्होंने माइकल हॉफमैन द्वारा निर्मित ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के रूपांतरण में रॉबिन गुडफेलो बटापक की भूमिका निभाई। 17/18/2000 में टुकी ने द न्यू यॉर्कर के रिपोर्टर जोसेफ मिशेल द्वारा गोल्ड के बारे में 1964 के जीवनी निबंध पर आधारित ड्रामा फिल्म जो गोल्ड्स सीक्रेट का निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया। 2001 में टुकी ने HBO टेलीविजन युद्ध फिल्म कॉन्स्पिरेसी में एडोल्फ इचमैन के रूप में अभिनय किया। इस परियोजना में केनेथ ब्रानग और कॉलिन फर्थ ने भी अभिनय किया। इचमैन के अपने चित्रण के लिए टुकी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए एक और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और इसने पीबॉडी पुरस्कार जीता। 2002 में टुची ने टेरेंस मैकनली के फ्रेंकी एंड जॉनी इन द क्लेयर डे ल्यून के पुनरुद्धार में अभिनय करके मंच पर वापसी की। टुची को नाटक में उनके प्रदर्शन के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार मिला। 2002 में ही उन्होंने टॉम हैंक्स के साथ सैम मेंडेस की रोड टू परडिशन में अभिनय किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $181 मिलियन की कमाई की और 6 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। 20 वह स्टीवन स्पीलबर्ग की द टर्मिनल 2004 में हैंक्स के साथ फिर से जुड़े। उसी वर्ष टुची शैल वी डांस 2004 में दिखाई दिए। टुची ने HBO टेलीविजन फिल्म द लाइफ एंड डेथ ऑफ पीटर सेलर्स 2004 में स्टेनली कुब्रिक का भी चित्रण किया। 2005 में टुची ने एनिमेटेड फिल्म रोबोट्स में अपनी पहली आवाज की भूमिका निभाई, जिसमें इवान मैकग्रेगर, हेले बेरी और रॉबिन विलियम्स जैसे अन्य उल्लेखनीय अभिनेताओं की आवाजें शामिल थीं। 2006 से 2010 मेरिल स्ट्रीप के साथ काम और प्रशंसा। टुची ने द डेविल वियर्स प्रारा 2006 और जूली एंड जूलिया 2009 में मेरिल स्ट्रीप के साथ अभिनय किया। 2006 में टुकी ने मेरिल स्ट्रीप, एनी हैथवे और एमिली ब्लंट के साथ कॉमेडी फिल्म द डेविल वियर्स प्रारा में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
टुकी ने मिरांडा प्रीस्टली, स्ट्रीप के एक वफादार विश्वासपात्र निगेल किपलिंग का किरदार निभाया है। यह फिल्म उनके लिए एक ब्रेकआउट भूमिका थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के ए.ओ. स्कॉट ने घोषणा की, मिस्टर टुकी इससे बेहतर कभी नहीं रहे। 21 यह फिल्म 2011 में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर तक टुची की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 22 इसके अलावा 2006 में टुकी ने टेलीविजन श्रृंखला मोंक में उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके लिए उन्होंने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। टुकी ने ड्रामा श्रृंखला 3 एलबीएस में अभिनय करके प्रसारण टेलीविजन पर वापसी की। अगले वर्ष टुकी ने मेडिकल ड्रामा सीरीज ईआर में फिर से काम किया। 23 ईआर में अपने प्रदर्शन के लिए टुकी को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2009 में टुकी ने साओरसे रोनन अभिनीत द लवली बोन्स में युवा लड़कियों के सीरियल किलर जॉर्ज हार्वे का किरदार निभाया था। पीटर जैक्सन द्वारा एलिस सीबोल्ड के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म के लिए टुकी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एकेडमी और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में नामांकन मिला था। इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने सेवानिवृत्त एफबीआई प्रोफाइलर जॉन डगलस से सलाह ली थी। 24 इसके अलावा 2009 में टुकी ने नोरा एफ्रॉन की जीवनी पर आधारित कॉमेडी जूली एंड जूलिया में मेरिल स्ट्रीप के साथ फिर से काम किया। फिल्म में टुकी ने जूलिया चाइल्ड, स्ट्रीप के पति पॉल चाइल्ड का किरदार निभाया था। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई थी। अगले वर्ष टुकी ने केन लुडविग के नाटक लेंड मी ए टेनर का ब्रॉडवे पर पुनरुद्धार निर्देशित किया, जिसमें टोनी शालहॉब ने अभिनय किया। 26 इसके अलावा टुकी ने एमा स्टोन अभिनीत किशोर आने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ई.जी.ए. 2010 में सहायक भूमिका निभाई थी। टुकी और पेट्रिसिया क्लार्कसन ने फिल्म में उसके सहेज और मजाकिया माता-पिता की भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष टुकी ने बर्लेस्क में चेर और क्रिस्टीना एगुइलेरा के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष टुकी ने क्रिस इवांस अभिनीत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 में डॉ. अब्राहम एर्स्किन की भूमिका निभाई। स्टेनली टुकी जूनियर _TUTI/2 ची इतालवी उच्चारण TUTTI, जन्म 11 नवंबर 1960, एक अमेरिकी अभिनेता है। एक चरित्र अभिनेता के रूप में जाने जाने वाले 1-2 उन्होंने खतरनाक से लेकर परिष्कृत तक कई तरह की भूमिकाएं निभाई है। टुकी ने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें 6 एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और साथ ही 1 अकादमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। टुकी ने जॉन हस्टन की प्रिजीज ऑनर 1985 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और डिकंस्ट्रक्टिंग हैरी 1997, रोड टू परडिशन 2002 और द टर्मिनल 2004 जैसी फिल्मों में कई तरह की सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने कॉमेडी बिग नाइट 1996 से निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने सहलिखा और अभिनय भी किया। द डेविल वियर्स प्रारा 2006 और जूली एंड जूलिया 2009 में भूमिकाओं के बाद टुकी को द लवली बोन्स 2009 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। टुकी की अन्य फिल्म भूमिकाओं में बर्लेस्क 2010, ई.जी.ए. 2010, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011, मार्जिन कॉल 2011, द हंगर गेम्स फिल्म सीरीज 2012 से 2015, स्पॉटलाइट 2015, सुपरनोवा 2020 और वर्थ 2021 शामिल है। उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज में अभिनय किया है, जैसे कि कानूनी ड्रामा मर्डर 1 1995 से 1996, मेडिकल ड्रामा 3 एलबीएस 2006, रयान मर्फी की सीमित सीरीज फ्यूड, बेट एंड जोन 2017 और ड्रामा लाइमटाउन 2018। उन्होंने एचबीओ फिल्म द लाइफ एंड डेथ ऑफ पीटर सेलर्स 2004 में स्टेनली कुब्रिक की भूमिका निभाई। एचबीओ फिल्म विंचेल 1998
में वाल्टर विंचेल के अपने चित्रण के लिए उन्हें मिनीसीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला। 2020 से टुकी ने एप्पल टीवी प्लस एनिमेटेड सीरीज सेंट्रल पार्क में बिट्सी ब्रैंडेनहैम को आवाज दी है। 2021 से 2022 तक उन्होंने CNN फूड एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री सीरीज स्टेनली टुकी सर्चिंग फॉर इटली की मेजबानी की, जिसके लिए उन्होंने आउटस्टैंडिंग होस्टेड नॉनफिक्शन सीरीज के लिए लगातार 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते। उन्हें फ्रैंकी एंड जॉनी इन द क्लेयर डे ल्यून 2003 में उनकी भूमिका के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 3 और ऑडियो बुक द वन एंड ओनली श्रेक 2008 के वर्णन के लिए ग्रैमी पुरस्कार। 4 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टुची का जन्म 11 नवंबर 1960 को पीकस्किल, न्यूयॉर्क में हुआ था। 5 और वे पास के कटोना, न्यूयॉर्क में बड़े हुए। 6 उनके माता पिता जोआन नी ट्रोपियानो, एक सचिव और लेखक, और स्टेनली टुची सीनियर। 6 7 चप्पाक्वा, न्यूयॉर्क में होरेस ग्रीले हाई स्कूल में एक कला शिक्षक। 8 दोनों इतालवी मूल के हैं, उनकी जड़ें दक्षिण इटली के कैलाब्रिया के मार्जी शहर में है। 9 10 टुची 3 बच्चों में सबसे बड़े है। 6 जिसमें उनकी बहन अभिनेत्री क्रिस्टीन टुची भी शामिल है। उद्धरण वांछित पटकथा लेखक जोसेफ ट्रोपियानो चचेरे भाई है। 11 1970 के दशक की शुरुआत में परिवार ने 1 साल इटली के फ्लोरेंस में रहकर बिताया। 10 उन्होंने जॉन जे हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 जहां उन्होंने फुटबॉल और बेसबॉल टीमों में खेला, हालांकि उनकी मुख्य रुचि स्कूल के ड्रामा क्लब में थी, जहां उन्होंने और साथी अभिनेता और हाई स्कूल के दोस्त कैंपबेल स्कॉट, अभिनेता जॉर्ज सी. स्कॉट और कोलीन ड्यूहर्स्ट के बेटे ने जॉन जे के कई ड्रामा क्लब प्रोडक्शंस में अच्छी प्रस्तुतियां दी। इसके बाद टुकी ने परचेज में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अभिनय में महारत हासिल की और 1982 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 सुनी परचेज में उनके सहपाठियों में साथी अभिनय छात्र विंग रैम्स थे। यह टुकी ही थे जिन्होंने रैम्स, जिनका जन्म इरविंग के रूप में हुआ था, को विंग उपनाम दिया, जिससे वे जाने जाते हैं। 12 आजीविका 1982 से 1995 प्रारंभिक भूमिकाएं और ब्रॉडवे पर पदार्पण। 1982 में टुची ने अपने एक्टर्स इक्विटी कार्ड अर्जित किए, जब अभिनेत्री कोलीन ड्यूहर्स्ट, टुची के हाई स्कूल के दोस्त, अभिनेता कैंपबेल स्कॉट की मां, ने दोनों युवा पुरुषों के लिए ब्रॉडवे प्ले में सैनिकों के रूप में भाग लेने की व्यवस्था की, जिसमें वह सहकलाकार थीं। 6 द क्वीन एंड द रिबेल्स, जिसका प्रीमियर 30 सितंबर 1982 को हुआ था। इस समय के आसपास टुची ने एक मॉडल के रूप में भी काम किया। उनका सबसे उल्लेखनीय काम लेवी के 501 जीन्स के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन था। 13 14 1985 में टुची ने जॉन हस्टन की ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म प्रिजीज ऑनर में जैक निकोलसन और कैथलीन टर्नर अभिनीत एक सैनिक के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। इस अवधि के दौरान टुची ने कई फिल्मों में छोटी और सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म मंकी शाइन्स 1988, कॉमेडी ड्रामा स्लेव्स ऑफ न्यूयॉर्क 1989 और कॉमेडी फियर, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन 1989 शामिल है। 1991 में उन्होंने डस्टिन हॉफमैन और निकोल किडमैन अभिनीत बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बिली बाथकेट में अभिनय किया। यहाँ टुची ने डकैत लकी लुसियानो का किरदार निभाया था। उसी वर्ष उन्होंने मोलियर के स्कैपिन में येल रिपर्टरी थिएटर में स्कैपिनियो की भूमिका निभाई। 15 1992 में टुची ने पारिवारिक कॉमेडी बीथोवेन और रोमांटिक फंतासी प्रिल्यूड 2 21 में अभिनय किया। 1992 की फिल्म की सफलता के कारण पूर्व में इसी नाम की एक फ्रेंचाइजी बनाई गई। टुची ने डेनजल वाशिंगटन और जूलिया रॉबर्ट्स अभिनीत कानूनी थ्रिलर द पेलिकन ब्रीफ 1993 और निकोलस केज और ब्रिजेट फोंडा के साथ रोमांटिक कॉमेडी इट कुड हैपन टू यू 1994 जैसी फिल्मों में भूमिकाएं करना जारी रखा। टुची को श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के लिए, विशेष रूप से ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए,
अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। निराशाजनक रेटिंग के बाद एबीसी ने श्रृंखला को नया रूप देने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप टुची को श्रृंखला से हटा दिया गया। की बहन ब्रिटिश अभिनेत्री एमिली ब्लंट से शादी में थी। 48 टुकी और फेलिसिटी की सगाई 2011 में हुई और 2012 की गर्मियों में एक नागरिक समारोह में शादी हुई। 49 जिसके बाद 29 सितंबर 2012 को लंदन के मिडिल टेम्पल हॉल में एक बड़ा समारोह हुआ। 50 51 उनका एक बेटा, 44 और एक बेटी है। 52 दान का काम। 12 सितंबर 2016 को टुकी अन्य मशहूर हस्तियों के साथ वैश्विक शरणार्थी संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के एक वीडियो में दिखाई दिए। व्हाट दे टुक विद देम शीर्षक वाले इस वीडियो में अभिनेता जेनिफर टोक्सविक द्वारा लिखी गई और शरणार्थियों के प्राथमिक खातों से प्रेरित एक कविता पढ़ रहे हैं, और यह यूएनएचसीआर के विद रिफ्यूजी अभियान का हिस्सा है, जिसमें सरकारों से शरण का विस्तार करने, नौकरी के अवसरों और शिक्षा को एकीकृत करने के लिए एक याचिका भी शामिल है। 53 21 मई 2021 को टुची को कला और मानविकी में उनके आजीवन योगदान के लिए रोम, इटली में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से ह्यूमेन लेटर्स में डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। 54 55 स्वास्थ्य के मुद्दों। 2011 में टुकी ने जेसी चंदोर निर्देशित ड्रामा फिल्म मार्जिन कॉल में एरिक डेल की भूमिका निभाई, जिसमें केविन स्पेसी, जेरेमी आयरन्स, डेमी मूर और जैचरी क्विंटो ने अभिनय किया। फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और बाद में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2012 की शरद ऋतु में टुकी ने द टुकी कुकबुक नाम से अपनी पहली कुकबुक जारी की। 10 टुकी न्यूयॉर्क के क्रोटन फॉल्स में फिंच टैवर्न रेस्तरां के सहमालिक भी थे। 28 उन्होंने 2012 में 30 रॉक एपिसोड एलेक्सिस गुडलुकिंग एंड द केस ऑफ द मिसिंग व्हिस्की में हेनरी वॉरेन चांग की भूमिका निभाई। 2012 से 2015 तक टुची ने द हंगर गेम्स 2012 और इसके सीक्वल द हंगर गेम्स कैचिंग फायर 2013, द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 1 2014 और द हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 2 2015 में सीजर फ्लिकरमैन का किरदार निभाया। 2013 में टुची ने पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर्स में प्राचीन ग्रीक देवता डायोनिसस की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2013 में उन्होंने एनिमेटेड सीरीज अमेरिकन डैड के एक एपिसोड के लिए अपनी आवाज दी। 29-30 इस दौरान टुची ने ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014 में सीईओ जोशुआ जॉयस का किरदार निभाया। उसी वर्ष 2014 से 2020 तक उन्होंने एनिमेटेड सीरीज बोजैक हॉर्समैन में हर्ब काजाज के चरित्र को आवाज देते हुए एक आवर्ती भूमिका निभाई। टुकी ने केट विंसलेट अभिनीत एलन रिकमैन की जीवनी पर आधारित कॉस्ट्यूम रोमांस ड्रामा ए लिटिल कैओस में फिलिप आई, ड्यूक ऑफ ऑरलियंस का किरदार निभाया। अगले वर्ष टुकी ने जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म स्पॉटलाइट में यौन शोषण के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मिशेल गार्बेडियन का किरदार निभाया। फिल्म का निर्देशन टॉम मैकार्थी ने किया था और इसमें माइकल कीटन, मार्क रफालो, रेचल मैकेडम्स, जॉन स्लेटरी और लिव श्राइबर ने अभिनय किया था। फिल्म को द इंडिपेंडेंट के जेफरी मैकनाब के साथ शानदार समीक्षा मिली। स्पॉटलाइट एक पुराने जमाने की फिल्म है जो अपनी कहानी को श्रमसाध्य और पूरी तरह से अवशोषित करने वाले अंदाज में बताती है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप हेनरी फोंडा या जेम्स स्टीवर्ट को सभ्य, ईमानदार पत्रकार नायकों के रूप में अभिनय करते हुए देख सकते हैं, जो काफी कठिनाई और धमकी के सामने अपनी कहानी को छोड़ने से इनकार करते हैं। 31 फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार भी जीता। इसके अलावा 2015 में टुकी ने ब्रिटिश श्रृंखला फोर्टिट्यूड में डीसीआई यूजीन मॉर्टन के रूप में अभिनय किया। 2017 में टुकी ने ड्रामा फिल्म फाइनल पोर्ट्रेट का निर्देशन
और लेखन किया। उसी वर्ष टुकी ने डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट के लाइव एक्शन रूपांतरण में संगीतकार मेस्ट्रो कैरेंजा की भूमिका निभाई, जिसमें एम्मा वाटसन और डैन स्टीवंस के साथ सहकलाकार थे। टुकी ने ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में मर्लिन का चित्रण करके ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला में भी वापसी की। इसके अलावा टुकी ने इयान मैकेवान की इसी नाम की किताब पर आधारित द चिल्ड्रन एक्ट 2017 में एम्मा थॉम्पसन के साथ ब्रिटिश हाईकोर्ट की जज डेम फियोना मे के पति की भूमिका निभाई। 2017 में भी टुकी ने मिनिस्रीज फ्यूड में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के प्रमुख जैक एल वार्नर के रूप में अभिनय किया। 2019 में टुकी ने इसी नाम के पॉडकास्ट पर आधारित ड्रामा सीरीज लाइमटाउन में अभिनय किया। एक सीजन प्रसारित होने के बाद फेसबुक ने सीरीज को रद्द कर दिया। 32 उसी वर्ष टुकी ने हॉरर फिल्म द साइलेंस में अभिनय किया। 2020 वर्तमान 2020 में टुकी ने एनिमेटेड सीरीज सेंट्रल पार्क में बिट्सी ब्रैंडनहैम के चरित्र को आवाज देना शुरू किया। सीरीज को एप्पल इनकॉर्पोरेटेड से 2 सीजन का ऑर्डर मिला, जिसमें प्रत्येक सीजन में 13 एपिसोड शामिल होंगे। 33 श्रृंखला का प्रीमियर 29 मई 2020 को हुआ। 34 उसी वर्ष टुकी ने कैलिफोर्निया के इतिहास के उल्लेखनीय लोगों पर एक पटकथा लेखक के दृष्टिकोण से बताई गई श्रृंखला द कैलिफोर्निया सेंचुरी का वर्णन किया। 36 2020 में टुकी ने कॉलिन फर्थ के साथ ब्रिटिश ड्रामा फिल्म सुपरनोवा में अभिनय किया। फिल्म टुकी और फर्थ द्वारा निभाए गए एक जोड़े के बीच के संबंधों की पड़ताल करती है, क्योंकि उनमें से एक प्रारंभिक मनोभ्रंश का शिकार हो जाता है। फिल्म का प्रीमियर सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। फर्थ और टुची इतने भरोसेमंद दिग्गज है कि हम इन दिनों फिल्मों में उनकी मौजूदगी को ज्यादा महत्व नहीं देते। लगभग हमेशा वे अपनी परिष्कृत गंभीरता की हमारी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ वे एक दूसरे से जो कुछ भी बाहर लाते हैं उसमें कुछ प्यारा और आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे एक दूसरे की संक्षिप्तता, टालमटोल और कभी-कभी कोमलता के छलकाव को पूरक और प्रतिबिंबित करते हैं, जिस तरह से लंबे समय तक रहने वाले जोड़े करते हैं। 37 2021 में टुकी ने पाक यात्रा श्रृंखला स्टेनली टुकी सर्चिंग फॉर इटली की मेजबानी की, जो इटली के भोजन दौरे पर अभिनेता का अनुसरण करने वाली 6 भाग की मूल CNN श्रृंखला है। 38-39 श्रृंखला को 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें एक उत्कृष्ट होस्टेड नॉनफिक्शन श्रृंखला के लिए भी शामिल है, और इसे 2022 में प्रसारित होने वाले दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 40 वैरायटी की कैरोलीन फ्रैम्के ने श्रृंखला की प्रशंसा करते हुए लिखा, यह बिल्कुल वैसा ही मनोरम परिदृश्य है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं और टुकी द्वारा आयोजित एक यात्रा श्रृंखला से चाहते हैं। एक असाधारण आकर्षक उपस्थिति जो इतालवी भोजन जानती है और पसंद करती है। 41 टुकी ने BBC वन थ्रिलर सीरीज इनसाइड मैन 2022 में मुख्य भूमिका निभाई। यह सीरीज स्टीवन मोफेट द्वारा बनाई गई थी और इसमें डेविड टेनेंट ने भी अभिनय किया था। सितंबर में टुकी को व्हिटनी ह्यूस्टन आई वाना डांस विद समबडी 2022 में ग्रैमी विजेता निर्माता क्लाइव डेविस के रूप में लिया गया, जो व्हिटनी ह्यूस्टन पर एक बायोपिक है। 42 2023 में टुकी ने प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडेन अभिनीत अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज सिटाडेल में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन, विवाह और परिवार। टुकी ने 1995 में कैथरीन स्पैथ जन्म 1962 से शादी की। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और स्टेज मैनेजर अलेक्जेंडर आर. स्कॉट की पूर्व पत्नी और टुकी के हाई स्कूल के दोस्त कैंपबेल स्कॉट की पूर्व भाभी थीं। 43 उनके 3 बच्चे थे। 44-45 इस जोड़े ने कैथरीन के पिछले विवाह से हुए 2 बच्चों की भी परवरिश की। 45 स्पैथ की 2009 में स्तन कैंसर से मृत्यु हो गई। 46-47 2010 में टुकी की मुलाकात कर्टिस ब्राउन ग्रुप की ब्रिटिश साहित्यिक एजेंट फेलिसिटी ब्लंट जन्म 1981 से हुई, जो अभिनेता जॉन क्रॉसिंस्की की फेलिसिटी
जॉन आर्थर लिथको, बटा एल ओ बटा लाई गौ, जन्म 19 अक्टूबर 1945, एक अमेरिकी अभिनेता है। मंच और स्क्रीन पर अपने विविध काम के लिए मशहूर होने से पहले उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। उन्हें 6 एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 टोनी पुरस्कार के साथ साथ 2 अकादमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार और 4 ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार मिले हैं। लिथको को 2001 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार मिला और 2005 में उन्हें अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लिथको ने द चेंजिंग रूम 1972 में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें अपना पहला टोनी पुरस्कार मिला। 1976 में लिथको ने द पब्लिक थिएटर में 27 वैगन्स फुल ऑफ कॉटन, ए मेमोरी ऑफ टू मंडेज और सीक्रेट सर्विस नाटकों में मेरिल स्ट्रीप के साथ अभिनय किया। उन्हें रिक्विम फॉर ए हैवीवेट 1985, एम बटरफ्लाई 1988 और डर्टी रॉटन स्काउंड्रल्स 2005 के लिए टोनी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2002 में लिथको को अपना दूसरा टोनी पुरस्कार मिला, इस बार एक संगीत में स्वीट स्मेल ऑफ सक्सेस के लिए। 2007 में उन्होंने ट्वेल्थ नाइट में मालवोलियो के रूप में रॉयल शेक्सपियर कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने टेलीविजन सिटकॉम 3 आर.डी. रॉक फ्रॉम द सन 1996 से 2001 में डिक सोलोमन की भूमिका निभाई, जिसमें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते। उन्हें ड्रामा डेक्सटर 2009 में आर्थर मिशेल और नेटफ्लिक्स ड्रामा द क्राउन 2016 से 2019 में विंस्टन चर्चिल के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए आगे प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले। उन्होंने एचबीओ के पेरी मेसन 2020 और एफएक्स के द ओल्ड मैन 2022 में भी अभिनय किया। लिथको की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में ऑल दैट जैज 1979 और ब्लो आउट 1981 शामिल है। इससे पहले उन्हें द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1982 में एक ट्रांससेक्सुअल पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट 1983 में एक अकेले बैंकर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला था। उन्होंने फुटलूज 1984, हैरी एंड द हेंडरसन 1987, ए सिविल एक्शन 1998, श्रेक 2001, किन्से 2004, लव इज स्ट्रेंज 2014, इंटरस्टेलर 2014, मिस स्लोएन 2016, बीट्रीज एट डिनर 2017, लेट नाइट 2019, बॉम्बशेल 2019 और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2023 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लिथको का जन्म 19 अक्टूबर 1945 को रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां, सारा जेन नी प्राइस, एक सेवानिवृत्त अभिनेत्री थीं। 2. उनके पिता, आर्थर वाशिंगटन लिथको III, एक नाट्य निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने प्रिंसटन, न्यू जर्सी में मैककार्टर थिएटर चलाया था। 3. 4. उनके पिता का जन्म डोमिनिकन गणराज्य के प्यूर्टो प्लाटा में एक यूरोपीय अमेरिकी परिवार में हुआ था। उनके परदादा देश में वाइस कॉन्सल और वाइस कमर्शियल एजेंट थे। 5. वह 4 बच्चों में से तीसरे हैं और उनके 3 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई डेविड लिथको, एक बड़ी बहन रॉबिन लिथको और एक छोटी बहन सारा जेन बोका। 6. फाइंडिंग योर रूट्स शो में लिथको ने पाया कि वह औपनिवेशिक गवर्नर विलियम ब्रैडफोर्ड सहित 8 मेफ्लावर यात्रियों के वंशज है। 5, 7, 8 अपने पिता की नौकरी की वजह से लिथको के बचपन के दौरान परिवार अक्सर स्थानांतरित होता रहा। उन्होंने अपना बचपन येलो स्प्रिंग्स, ओहियो में बिताया, जहां कार्यकर्ता कोरेटा स्कॉट किंग उनकी दाई थी। 9. उन्होंने अपनी किशोरावस्था अक्रोन, स्टेन हाइवेट हॉल में रहते हुए 10 और लेकवुड, ओहियो 11 में बिताई, उसके बाद प्रिंसटन, न्यू जर्सी में। लिथको ने 1963 में प्रिंसटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12.
इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में इतिहास और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। लिथको स्नातक के रूप में एडम्स हाउस में रहे और बाद में हार्वर्ड के बोर्ड ऑफ ओवरसियर में काम किया। वह गिलबर्ट और सुलिवन के यूटोपिया लिमिटेड के हार्वर्ड में एक प्रदर्शन को अभिनेता बनने का फैसला करने में मदद करने का श्रेय देते हैं। 13 वह नाटककार रॉबर्ट चैपमैन के शिष्य थे जो हार्वर्ड के लोएब ड्रामा सेंटर के निदेशक थे। 14 लिथको ने 1967 में एबी मैग्ना कम लाउड के साथ हार्वर्ड से स्नातक किया और फी बीटा कप्पा के लिए चुने गए। स्नातक होने के बाद लिथको ने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन करने के लिए फुलब्राइट छात्रवृत्ति जीती। स्नातक होने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के पैसिफिक रेडियो स्टेशन WBI में कला और साहित्य विभाग के निदेशक के रूप में भी काम किया। आजीविका सितंबर 2021 में टुकी ने खुलासा किया कि उन्हें 3 साल पहले ओरोफ्रिंजियल कैंसर का पता चला था। उनकी जीभ के आधार पर ट्यूमर पाए जाने के बाद उन्हें उपचार, कीमोथेरेपी और विकिरण मिला था और उन्होंने कहा कि ट्यूमर के वापस आने की संभावना नहीं है। 56 नवंबर 2022 में उन्होंने कहा कि उनके कैंसर के परिणामस्वरूप अभी भी कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें वे नहीं खा सकते हैं। 57 अक्टूबर 2021 में उनका संस्मरण टेस्ट माई लाइफ थ्रू फूड प्रकाशित हुआ, जिसमें कैंसर से उनकी मुठभेड़ और भोजन के प्रति उनके प्रेम का वर्णन है। 20 फरवरी 2022 तक टेस्ट माई लाइफ थ्रू फूड 18 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रहा था। 59 अभिनय श्रेय और प्रशंसा मुख्य लेख स्क्रीन और मंच पर स्टेनली टुची और स्टेनली टुची द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। प्रकाशित कार्य टुची स्टेनली 9 अक्टूबर 2012 टुची कुकबुक गैलरी बुक ISBN 978 145 166 1255.60 टुकी स्टेनली ब्लंट फेलिसिटी 2014 टुकी टेबल परिवार और दोस्तों के साथ खाना बनाना गैलरी बुक ISBN 978 से 1,47,67,38,567 टुकी स्टेनली 5 अक्टूबर 2021 स्वाद भोजन के माध्यम से मेरा जीवन गैलरी बुक ISBN 978 1982168018.58 टुची स्टेनली 15 अक्टूबर 2024 एक साल में मैंने क्या खाया गैलरी बुक। तो दोस्तों इसे 30 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया था और 25 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ कर दिया गया था पब्लिकली, और इसी के बाद 29 नवंबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम में इसे रिलीज़ कर दिया गया था। इंडिया में रिलीजिंग डेट इसकी 25 अक्टूबर ही थी और 120 मिनट की रनिंग लेंथ के साथ इसे लॉन्च किया गया था। मूवी का बजट बहुत कम था 20 मिलियन, लेकिन मूवी इसे भी क्रॉस नहीं कर पाई। इस मूवी ने जो अभी तक कलेक्शन दिया है वो 15 मिलियन का दिया है और कुछ जगह यदि ये लग रही है तो रिकवरी लगभग 17 से 18 मिलियन हो सकती है। 20 मिलियन तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन बाकी ये एक हॉरर मूवी, रेटिंग भी बढ़िया थी, लेकिन जो इसकी स्टोरी है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिली। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।